Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम लोग अब न्यूट्रिशन में जाएंगे। देखो, हर ऑर्गेनिज्म का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है ये अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी के अंदर उसका बॉडी डिजाइन अलग अलग है ना। एक काऊ को देखेगा तो काऊ का बॉडी डिजाइन अलग होगा, एक टाइगर का बॉडी डिजाइन अलग होगा, है कि नहीं बताओ? है ना। टाइगर का तुम देखना इंटेस्टाइन जो होता है ना छोटा होता है, और जो काऊ होता है, गाय होता है, उसका इंटेस्टाइन बड़ा होता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन बड़ा मतलब वो सेलुलोज को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा, है ना। और जो टाइगर है उसको उसका इंटेस्टाइन छोटा होता है, वो सेलुलोज को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो मीट मुर्गा पे ऊपर मीट के ऊपर में निर्भर रहेगा, है ना। वो डियर का मीट, है ना, डियर को खाएगा, है ना, क्योंकि उसको वो आसानी से पचा सकता है। उसके अलावा तुम अगर देखोगे प्लांट्स को, तो प्लांट्स के अंदर ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है ना। तो वो नेचर उसको क्या प्रोवाइड किया है? क्लोरोफिल प्रोवाइड किया है। अब क्लोरोफिल से क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा, और फिर क्या करेगा? क्लोरोफिल और सनलाइट जैसे ही आएगा, ये क्या करेगा? ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ग्लूकोज में बदल देगा, है ना। तो वो ग्लूकोज वो प्लांट्स यूटिलाइज करेगा, और जो यूटिलाइज नहीं कर पाया उसको स्टोर करके रख देगा। किस फॉर्म में? प्लांट्स ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से। उसके बाद दूसरा चीज हो गया, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अच्छा, तो लिविंग थिंग्स वही हम लोग प्लांट्स के बारे में बात कर लिया, एनिमल्स के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब जब भी ये एनिमल्स के अंदर में जब हम बात करते हैं ना, तो एनिमल्स के अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में एक बायो कैटेलिस्ट होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जिनको क्या कहा जाता है? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है? एक बायो कैटेलिस्ट है। ये जब भी देखो मैंने बताया था ना कि जब हम प्लांट से जब खाना लेंगे बॉडी के अंदर में, तो वो स्टार्च के फॉर्म में आएगा, लेकिन हमारा बॉडी स्टार्च पसंद नहीं करता है। हमारा बॉडी स्टार्च को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बॉडी क्या है, मतलब हर ब्लड वेसल्स के अंदर स्टार्च मूव नहीं कर सकता है। क्या करना पड़ेगा? स्टार्च को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तोड़ के किस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा? ग्लूकोज के फॉर्म में, है ना। ग्लूकोज फॉर्म में ले जाने के लिए इसके ऊपर कुछ एंजाइम्स काम करना पड़ेगा। हमारा बॉडी क्या करेगा? कुछ एंजाइम छोड़ेगा उसके ऊपर। जैसे स्टार्च खा लिया हम लोग, उसके ऊपर एंजाइम छोड़ेगा। पहला एंजाइम तो मुंह से ही शुरू हो जाता है ना। मुंह में ही स्टार्च रहता है, मुंह में क्या रहता है? सलाइवा रहता है ना। उसके अंदर एमाइलिस रहता है, सलाइवरी एमाइलिस। ये उसके ऊपर एक्ट करेगा, उसको तोड़ेगा। फिर बॉडी के अंदर जाएगा तो और भी एंजाइम्स है जो उसके ऊपर पेनक्रियाज एंजाइम्स देगा, वो उसको तोड़ेगा, तोड़ करके उसको सिंपल फॉर्म में ले जाएगा, एकदम सिंपल। जब सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तब उसको बॉडी एक्सेप्ट कर लेगा, ब्लड वेसल्स में वो मूव करने का मौका मिलेगा उसको, तभी तो जाके हर सेल तक पहुंचेगा। समझ आ रहा है ना बात? ओके। उसके बाद देखो, हम एनिमल्स में भी बहुत क्लासिफिकेशन है ना। एनिमल्स के अंदर भी बहुत क्लासिफिकेशन है। अगर 3 मेन क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो एक हो गया हमारा सेप्रोफाइट्स, है ना। वो एक हो गया पैरासाइट्स, है ना। तो ये पैरासाइट्स क्या करेगा? पैरासाइट्स ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लाइव है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ करके उसे न्यूट्रिशन सक करेगा। जो भी न्यूट्रिशन मेरे पास है ना, जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है, उनको वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि मॉस्किटो, है ना, वो मारेगा नहीं, है ना। वो सेप्रोफाइट्स क्या करेगा? सेप्रोफाइट्स पूरा डेड और डिके जब सड़ गल जाएगा चीज, तो उसके ऊपर वो खाना शुरू कर देगा। जैसे कि फंगस, है ना। फंगस जो है, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, है ना। ब्रेड का मोल्ड क्या? ब्रेड व्रेड छोड़ दो तो वो क्या होगा? जैसे ही वो सड़ना शुरू कर देगा, उसके ऊपर वो बैठ जाएगा ब्रेड मोल्ड, और फिर उसको ब्रेड को खाना शुरू कर देगा, है ना। ऐसे भी देखा होगा, कोई लिजर्ड मर गया, है ना, तो देखना उसके ऊपर धीरे धीरे, है ना, कि कुछ है ना, फंगल अटैक हो जाता है और उसको धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है। मर गया है, अब वो डेड हो चुका है, डिके हो रहा है, सड़ रहा है, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसको तोड़ तोड़ के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और बॉडी के बाहर ही, और फिर क्या करेगा? वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसको लेना शुरू कर देगा अपना न्यूट्रिशन के तौर पे। समझ में आएगी नहीं बात? उसके बाद हम लोग हैं, हम लोग होलोजोइक है, हम लोग है, टाइगर है, इन लोग क्या होलोजोइक टाइप के हैं। होलोजोइक में क्या करते हैं? खाना को बॉडी के अंदर ले जाते हैं,
ठीक है, और अंदर ले जा करके फिर उसको क्या करते हैं, हाँ, फिर उससे सारे न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं। तो इसमें बहुत अलग अलग बॉडी डिजाइन के ऊपर में है, कौन ऑर्गेनिज्म का कैसा बॉडी डिजाइन है, उसी हिसाब से वो अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। समझ आ रहा है ना बात? तो अब तो मेनली हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें ना, तो दो तरह का न्यूट्रिशन है। क्या क्या है वो दो तरह का न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये दोनों में डिफरेंशिएट करने आता है। तो पहला डिफरेंशिएशन क्या है दोनों के बीच में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच में? देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ना वो प्लांट्स दिखाता है और सम बैक्टीरियाज दिखाता है। समझ में है ना? प्लांट दिखाता है और कुछ बैक्टीरिया दिखाता है। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें क्या किया जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मदद से, उस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मदद से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाया जाता है जो कि फूड है ना, कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस बनाया जाता है। मतलब ये तुम कुछ बैक्टीरियाज में भी देखोगे। बैक्टीरियाज क्या होगा, कुछ कुछ बैक्टीरियाज वो कुछ केमिकल्स के मदद से उन लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, है ना। उस तरह का बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह का जो न्यूट्रिशन उसको क्या कहेंगे, केमो ऑटोट्रोपिज्म। और जो 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 सनलाइट की मदद से जो न्यूट्रिशन पाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, हाँ, फोटो ऑटोट्रोपिज्म, है ना, फोटो ऑटोट्रोपिक्स। और ऑटोट्रॉप्स में भी दो क्लासिफिकेशन है, फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या करता है, सनलाइट की मदद से खाना बनाता है, जैसे प्लांट्स हो गया, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, है ना, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। उसके अलावा केमो ऑटोट्रॉप्स है, उसमें क्या आएगा, उसमें तुम्हारा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आएगा। ये क्या होता है, कुछ हॉट स्प्रिंग्स होता है ना, कुछ ऐसा जगह जहां पे क्या करते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये प्रेजेंट रहता है। इसको ये क्या करते हैं, इसको तोड़ करके, हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ करके क्या करते हैं, एनर्जी उससे डिराइव करते हैं और ऐसे चलते हैं। जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है वहां स्टिल बैक्टीरिया सर्वाइव हो गया, क्यों, उनमें कुछ वेरिएशंस आया जिसके मदद से वो केमिकल एनर्जी से ही अपना फूड में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और उसे सर्वाइव कर जाते हैं। समझ में आया ना? ऑटोट्रोपिज्म, ऑटोट्रॉप्स दो तरह का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर निर्भर करता है, खुद ही खाना खुद का बना लेता है, ठीक है। इसमें या तो केमिकल का, नहीं तो बेसिकली सनलाइट का जरूरत पड़ता है। वेयरएज जो तुम्हारा हेटरोट्रॉप्स है, ये इनको है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑटोट्रॉप्स के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं। समझ में है ना? ऑटोट्रॉप्स सनलाइट के ऊपर डिपेंड रहता है ना, सनलाइट मिलता है वो अपना खाना बना लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल के मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के अपना खाना बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। और हेटरोट्रॉप्स क्या करेंगे, हेटरोट्रॉप्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहेंगे। डायरेक्टली कैसे, तो जितने भी तुम्हारा हार्बीवोर्स हैं, है ना, वो सब डायरेक्ट खाएंगे, डियर हो गया, गोट हो गया, काऊ हो गया, सब डायरेक्ट प्लांट्स को खाएंगे। और जो टाइगर हो गया, है ना, इन लोग क्या करने वाला है ना, हाँ, इन लोग कार्निवोर्स है ना, इन लोग इनडायरेक्टली प्लांट्स को ही खाते हैं। उन लोग क्या करते हैं, डियर खाते हैं, और डियर अल्टीमेटली एनर्जी कहाँ से मिलता है डियर को, हाँ, प्लांट से मिलता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉप्स देखो दिन के समय में ही, सनलाइट के समय में ही अपना फूड प्रोडक्शन कर सकता है, वेयरएज जो हेटरोट्रॉप्स है वो कभी भी अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है। समझ में आ रहा है ना बात? फूड जो है वो ऑटोट्रॉप्स फूड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही बना सकता है। फूड कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम इन हेटरोट्रॉप्स। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना, क्लोरोफिल बहुत जरूरी होता है ऑटोट्रॉप्स का फूड प्रोडक्शन के लिए। वेयरएज हेटरोट्रॉप्स को क्लोरोफिल से कोई लेना देना नहीं है ना, क्लोरोफिल नहीं होने से भी चलेगा, उन लोग तो प्लांट्स और प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, बना ले उसके बाद जाके खा लेंगे, कभी भी रात को भी जाके खा सकते हैं, है ना। सनलाइट भी नहीं चाहिए ना क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या, इट इज सीन इन सब, ये जो है ऑटोट्रोपिज्म ये तुम प्लांट्स में देखोगे और कुछ बैक्टीरियाज में देखोगे। और ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, मोस्टली सारे एनिमल्स में देखने को मिलेगा, फंजाई में देखने को मिलेगा। समझ में आया ना? ओके। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लांट्स तो अपना खाना पूरा कर लेता है। तो क्या तुम्हें लगता है, जैसे मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ही है, तो जो पैसा लाते हैं पूरा यूटिलाइज कर लेते होंगे, आते हैं खर्चा कर लेते होंगे? नहीं ना, क्या करते हैं उन लोग, स्टोर करके रखते हैं ना, कुछ यूज करते हैं फिर कुछ स्टोर करके रख देते हैं।
है ना, दुख मुसीबत में जब कमाई नहीं होगा तो उस टाइम में खर्चा करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स भी करता है, उन लोग भी बहुत स्मार्ट है ना। उन लोग क्या करते हैं, जो खाना चाहिए वो तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो खाना बना लेते हैं, यूटिलाइज भी कर लेते हैं, लेकिन सारा खाना यूटिलाइज नहीं करते हैं, कुछ खाना वो स्टोर करके रख देते हैं, है ना, ताकि फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके, है ना, इंटरनल एनर्जी रिजर्व के तौर पे। किस फॉर्म में रखते हैं वो जमा करके, किस फॉर्म में रखते हैं वो खाना को, स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं जमा करके। तो ऐसा ही एनिमल्स भी कम थोड़ी ना है, एनिमल्स भी जो खाना खाता है वो क्या तुम्हें लगता है जो खाना खाया पूरा यूटिलाइज कर लिया, नहीं, तो उन लोग भी स्टोर करके रखता है। किस फॉर्म में रखता है स्टोर करके, एटीपी तो वो एनर्जी करेंसी है ना, किस फॉर्म में रहता है स्टोर करके, यस, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, है ना, ग्लाइको GLYCOGEN, है ना, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक स्टार्च और एक ग्लाइकोजेन, यहां से एक मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा चीज है कि जो है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और इसका केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ये अपना ग्लूकोज जनरेट करता है, अपना फूड जनरेट करता है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन देखते हैं। तो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए, और वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, सनलाइट होने से होगा, ऑक्सीजन भी चाहिए होगा इनको, नहीं ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, इनको क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए, ये दो इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए होता है इनको, ठीक है, और सनलाइट चाहिए होता है, और वो वही रीजन में फोटोसिंथेसिस होगा जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, है ना। ये क्लोरोफिल कहाँ रहता है, तो पत्ते में प्रेजेंट रहता है, लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है ना, तो लीव्स में ही तुम ज्यादातर फोटोसिंथेसिस तुमको देखने को मिलेगा, समझ में आया ना, पत्तों में ही फोटोसिंथेसिस होता है ना, क्यों, क्योंकि वहां क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज बना देगा C6H12O6, और साथ ही साथ क्या होगा 6, और उसके बाद क्या बनाएगा वो बनाएगा O2 ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन बनाएगा, और क्या करेगा वो, और साथ ही साथ वो एनर्जी और वाटर H2O, और उसके बाद एनर्जी, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, कैसे बैलेंस करोगे, 6 12 1 6 6, कैसे याद रखोगे, 6 12 1 6 6, ऐसे याद रखो, ठीक है। इसको बैलेंस करके देना पड़ेगा, बैलेंस करोगे तभी नंबर मिलेगा। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये एनर्जी जो है ना, इसको तुम नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है, यहां तक लिख दो। ग्लूकोज ही एनर्जी है, ओके। तो यहाँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है राइट द इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो सारा इवेंट्स लिखना है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या क्या इवेंट्स है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, इसके अंदर में देखो, ये तुम्हारा जो लिप्स है ना, ये लिप्स के अंदर में, ये देखो, ये लिप्स हो गया, और इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ लिप्स, है ना, ये डायग्राम देखो। अब इसमें ये वाला हिस्सा जो है, लिप का ऊपर वाला हिस्सा, इसको क्या कहा जाता है, अपर एपिडर्मिस, और ये कवर रहता है किससे, क्यूटिकल से, वैक्सी क्यूटिकल, ताकि वाटर एवापोरेट हो ना जाए, और नीचे में भी रहता है लोअर एपिडर्मिस, उसके बीच में मेसोफिल रीजन होता है, देख रहे हो, ये क्या है, ये मेसोफिल रीजन है, मेसोफिल रीजन, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिक जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, समझा कि नहीं। ये देख रहे हो जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है डॉट, सब डॉट नहीं, गोल गोल करके दिख रहा है ना, डॉट दिख रहा होगा तुम लोगों को, अच्छे से देखो, तो यहाँ पे तुमको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है ना, हरा हरा रंग का, ये सारे क्लोरोप्लास्ट है, इसी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इसका एक डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ अभी, याद खाली रखना है कि मेसोफिल रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ऑकर करता है,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। और क्लोरोफिल डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये दो लेयर प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। एक ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है ना, जो प्लांट के अंदर पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल। इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है ना, एक स्पेशल जो कंपोनेंट्स कैरी करता है। अब इसके अंदर में तुमको ऐसा ऐसा करके डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, है ना। हाँ, ये सब क्या है? अच्छा, ये इसके बीच में कुछ लिक्विड्स होगा यहाँ पे, तो इसको क्या कहा जाए? स्ट्रोमा। और इसको क्या कहा है? ग्रेना। समझ में आया ना? ये वाला रीजन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। और ये फ्लूइड पार्ट हो गया, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें डार्क रिएक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, और ग्रेना में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। ग्रेना के अंदर में तुमको ये जो हर एक डिस्क है ना, इसको थाइलाकॉइड बोला जाता है। हर एक डिस्क को क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड। और उसी के अंदर एक थाइलाकॉइड के अंदर में क्या रहेगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, है ना। हर एक थाइलाकॉइड के अंदर में बहुत सारा क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। समझ आ रहा है ना बात? अब जो ये जो अब पहला काम क्या होता है? जो इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस का पहला काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। सूरज के से यहाँ रोशनी आएगा, लाइट आएगा, इसको क्या करेगा? जो क्लोरोफिल है ना, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सबसे पहला इवेंट होता है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, है ना। सोलर एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है? बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। कर लिया, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लिया सोलर एनर्जी को। अब क्या करेगा? ये एनर्जी को, सोलर एनर्जी को ये क्या करेगा? क्लोरोफिल क्या करेगा? इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और फिर वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या करेगा? ये वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करेगा। समझ में आया कि नहीं? क्या करेगा? इसको ब्रेक डाउन करेगा। किस में ब्रेक डाउन करेगा? दो कंपोनेंट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देगा। समझ आ रहा है बात? सोलर एनर्जी जो क्लोरोफिल लिया, उसके वजह से वो क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ देगा वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के वो क्या करेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। कर दिया। अब तीसरा प्रोसेस में क्या होगा? रिडक्शन। तीसरा प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। रिडक्शन जानते हो? रिडक्शन मतलब हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हाँ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको रिडक्शन कहा जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन को इसके साथ ऐड करने वाले हैं। इसीलिए ये प्रोसेस को क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस, तीसरा जो इवेंट है वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन को CO2 के साथ जोड़ने वाले हैं। तो जैसे इसके साथ जुड़ेगा, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ग्लूकोज। देखो, कार्बन ऑक्सीजन तो है ही, हाइड्रोजन अगर जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? ये ग्लूकोज बन जाएगा। आ रहा है बात समझ में? है ना। कि तो ये जो रिडक्शन, थर्ड स्टेप क्या हो गया? थर्ड स्टेप हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, है ना। रिडक्शन कैसे? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ ऐड होगा, इसलिए CO2 का रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होकर के क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। समझ आ रहा है बात? हाँ, देखो इसमें डार्क और लाइट रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो दिन के टाइम में जो सनलाइट सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसको क्लोरोफिल उसको उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये लाइट रिएक्शन हो गया। लाइट जरूरी है इसके लिए। और रात के वक्त क्या होगा? रात के वक्त रिडक्शन होगा। जो भी हाइड्रोजन बन चुका है ना, जो भी वाटर टूट करके हाइड्रोजन बन चुका है, रात के टाइम में स्ट्रोमा के अंदर में वो हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ते चला जाएगा, जो कि CO2 का रिडक्शन कहलाएगा। और उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा ग्लूकोज। समझ आ गया ना बात? बस यही 3 स्टेप याद रखना है, ठीक है। तुम्हारा जो इवेंट्स हो गया ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन डिस्कस करूँ क्या? अच्छा, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो है कि ये जो 3 स्टेप्स देख रहे हो ना,
जरूरी नहीं कि ये एक के बाद एक ऑकर करते रहे, है ना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, डेजर्ट प्लांट में दिन के समय में, अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये जो CO2 लेते हैं ना, प्लांट्स को CO2 चाहिए कि नहीं, तो ये प्लांट्स के नीचे में, है ना, पत्ते के नीचे में एक छोटा छोटा गैप्स रहता है, होल्स होता है, इसको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है, स्टोमेटा, है ना। प्लांट्स के लीव्स के नीचे के तरफ में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, स्टोमेटल पोर्स, है ना। इसके थ्रू क्या करता है, ये CO2 जो चाहिए वो ले लेता है, और वाटर उसको रूट से मिल जाता है, जड़ से मिल जाता है, जाइलम के थ्रू वो वाटर ले लेता है, और CO2 और पत्ते के माध्यम से, पत्ते के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसके द्वारा ये CO2 ले लेता है, ले लिया ना। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटल पोर्स दिन के वक्त नहीं खुलता है। क्या बोला मैंने, डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटल पोर्स दिन के वक्त में नहीं खुलता है। क्या वजह हो सकता है, हाँ, दिन के वक्त अगर खुल गया, इतना सनलाइट होता है कि वो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू सारा, स्टोमेटल पोर्स का दो काम है, एक तो ये CO2 एब्जॉर्ब करता है, दूसरा ये ट्रांसपीरेशन में मदद करता है, यानी लॉस ऑफ वाटर करवाता है। एक्सेस वाटर अगर प्लांट्स के पास आ गया तो उसको क्या करेगा, स्टोमेटल पोर्स खुल करके उसको एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देगा। दिन के वक्त खुला, इतना धूप गिरेगा कि वो वाटर लॉस हो जाएगा। इस वजह से दिन के वक्त में डेजर्ट प्लांट अपना स्टोमेटल पोर नहीं खोलता है, वो क्या करता है, रात के वक्त अपना स्टोमेटल पोर खोलता है, और रात के वक्त में वो CO2 लेता है, समझ में आया ना। और ये CO2 को रात के वक्त में ही इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करके रख देता है, समझ में आया ना। CO2 को एक इंटरमीडिएट फॉर्म में रात के वक्त ही कन्वर्ट करके रख देता है। दिन के वक्त जब उसको सनलाइट मिलता है लीव्स को, तो उसका क्लोरोफिल इस इंटरमीडिएट को ग्लूकोज में बदल देता है। समझ आ रहा है ना बात, यही होता है प्लांट्स के साथ, द डेजर्ट प्लांट के साथ। उसके बाद हम लोग फिर समझेंगे एक्टिविटी 6.1, जो एक्टिविटी इस बेसिस पे किया जाएगा कि क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। क्लोरोफिल अगर नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता है। अगर जिस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है वो पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट लेंगे, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं। ओके, वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट क्या होता है, वेरीगेटेड लीव्स क्या होता है, वो लीव्स जिसमें पूरा यूनिफॉर्म जो है कलर नहीं होता है, कहीं ग्रीन कहीं येलो, इस तरह का। जैसे मनी प्लांट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें येलो पार्ट दिखाई देगा, उसमें ग्रीन पार्ट दिखाई देगा, है ना। तो उसको वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट कहा जाता है। इसको लेकर के क्या करना है तुमको, 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए इसको अंधेरे में रख देना है, डार्क में, है ना। डार्क में रखोगे तो क्या होगा, जैसे इसको डार्क में रखोगे, इसका जितना भी स्टार्च ये स्टोर करके रखा हुआ है यूटिलाइज कर लेगा, है ना, स्टार्च खत्म। फिर क्या करना है, दूसरा इसको निकाल लेना है, और फिर उस 6 घंटे के लिए, 6 आवर्स के लिए इसको फिर क्या करना है, इसको सनलाइट में रख देना है। इससे क्या होगा, वो कुछ समय के लिए स्टार्च बना लेगा। फिर इसका पत्ता एक निकाल लेना है, 1 लीफ को प्लग करना है, एक पत्ता निकाल लेना है, नहीं निकाल लिया। अब क्या कर, 2 पत्ता निकालो, एक नहीं 2 लीव्स निकालो, 2 पत्ता को निकालो। देखो बुक में डायग्राम होगा, 2 लीव्स, है ना, देख रहे हो 2 पत्ता, ठीक है। इसमें तुमको, है ना, ग्रीन पार्ट जो होगा पत्ता का उसको शेड कर लेना है, ठीक है। देख रहे हो ना, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको तुमको कहीं पे शेड करके, या फिर, है ना, उसको ऐसा ड्राइंग बना करके इसको नोट कर लेना है कि ये वाला हिस्सा ग्रीन था, है ना। जो 6 घंटे के बाद जो पत्ता तोड़ा गया है वो वाला हिस्सा में जो ग्रीन रीजन है इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। मार्क कर लेना है कहीं पे, मान लो ड्राइंग बना लिया, कहीं पे पत्तों का ड्राइंग बना लिया, बोले कि यहाँ ये वाला हिस्सा ग्रीन था, ये वाला हिस्सा ग्रीन था, मार्क कर लिया ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि ये ग्रीन वाला हिस्सा अब जाने वाला है, तो बाद में कैसे याद रहेगा कि ये हिस्सा में ग्रीन था, या रिएक्शन हुआ तो ये वाला अगर चेंज हुआ तो ये हिस्सा जो चेंज हुआ है वो कैसे पता चलेगा, तो मार्क करके रख लो। मार्क करके रख लिया कि ये वाला हिस्सा में ग्रीन रीजन था वो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पहले तो इसको, है ना, हॉट वाटर में इसको गर्म करना है, हॉट वाटर में, है ना, वाटर में डाल देना है ना। हॉट वाटर में डालने के बाद क्या करना है फिर, है ना, गर्म पानी में डालने के बाद फिर इसको निकाल करके डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। फिर अल्कोहल में डालना है इसको, पहले इस पत्ते को पहले गर्म कर लेना है, ठीक है, हॉट वाटर में,
गर्म करने के बाद फिर एक और बीकर में डालना है, जिस बीकर में क्या रहेगा, हाँ, एल्कोहल, एल्कोहल रहेगा, है ना, एल्कोहल रहेगा उस बीकर के अंदर में, उसमें डाल देना है, किसको, उसी पत्ते को डाल देना है। फिर क्या होगा, फिर इसको क्या करना है, इसको कुछ वाटर बाथ में, नीचे में ये बीकर हो गया, इसके नीचे में वाटर बाथ दे देना है, किसी ऐसे ही इसके अंदर पानी डाल दिया और इसको गर्म कर रहे हो। डायरेक्ट गर्म नहीं करना है, क्या करना है, इनडायरेक्टली गर्म करना है। वाटर बाथ पे इसको रख करके अल्कोहल को क्या करना है, बॉयल करना है। जैसे ही बॉयल करोगे, इसका जो, इस लीव्स का जो सेल वॉल होगा वो टूट जाएगा, समझ में आया ना, सेल वॉल टूट जाएगा, और जितना भी उसका पास क्लोरोफिल है ना, क्लोरोप्लास्ट जितना भी था, है ना, वो भी निकल जाएगा। यानी जो अल्कोहल है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्यों, इसमें क्लोरोफिल आ गया, समझा कि नहीं, अल्कोहल में क्या आ जाएगा, सारा क्लोरोफिल जो था पत्ते का वो इसके अंदर आ जाएगा, समझ आ गया ना, क्लोरोफिल। अब तुम देखोगे ये पत्ता कलरलेस हो जाएगा, जो हिस्सा में ग्रीन कलर था वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, समझ आ रहा है ना बात। इसके बाद क्या करना है, इसको ले जाना है और आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर में, है ना, आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर में डाल देना इस पत्ते को। तो देखोगे कि जो जो हिस्सा में तुम मार्क करके रखे थे, क्या मार्क करके रखे थे, क्या मार्क करके रखे थे, हाँ, वो ग्रीन वाला रीजन मार्क करके रखे थे, वो सारा क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि वो सब रीजन में स्टार्च प्रेजेंट था, है ना, उस रीजन में स्टार्च प्रेजेंट है ना, क्योंकि वो तो क्लोरोफिल चला गया, लेकिन स्टार्च जो स्टोर्ड फूड है वो तो है ना उसके पास। तो स्टोर्ड फूड रहने, स्टार्च रहने की वजह से स्टार्च के साथ आयोडीन रिएक्ट करेगा, और आयोडीन रिएक्ट करके उस आयोडीन को क्या करेगा, डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। इससे पता लगता है कि वही रीजन में स्टार्च फॉर्म होता है जिस रीजन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जहां नहीं होगा वो जगह, वो रीजन में, है ना, और भी रीजन है ना, जहां येलो वाला रीजन, वो तो वो डार्क ब्लू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां आयोडीन नहीं था। जहां आयोडीन है, सॉरी आयोडीन नहीं, जहां स्टार्च नहीं था वो रीजन को आयोडीन ब्लू नहीं कर पाया, वहां रिएक्शन नहीं हो पाया, समझ में है ना। और जिस रीजन में ग्रीन, जो रीजन ग्रीन था, जहां पे स्टार्च प्रेजेंट था, वही रीजन सिर्फ डार्क ब्लू हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट है स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा क्या होता है, व्हाट इज स्टोमेटा। तो ये कुछ, है ना, होल्स होता है या गैप्स होता है इन प्लांट लीव्स, है ना, ज्यादातर लीव्स में पाया जाता है, इसके अलावा अलग अलग रीजन्स में भी पाया जाता है ना, स्टेम्स में भी देखने को मिलेगा, है ना, रूट्स में भी देखने को मिलेगा, है ना, स्टेम्स और रूट्स में भी तुमको ये नोटिस करने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा मात्रा में कहाँ प्रेजेंट रहता है, लीव्स में प्रेजेंट रहता है ना, स्टोमेटल पोर्स कहते हैं। अच्छा, ये दिखने में कैसा होता है, ठीक है, देखो ये दोनों साइड में गार्ड सेल्स होता है, और इसके बीच का जो गैप होता है, उसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, इसी गैप को स्टोमेटा कहा जाता है। अच्छा, इसके सराउंडिंग में क्या रहेगा, इसके सराउंडिंग में कुछ सेल्स रहता है, इसको क्या कहा जाता है, नहीं, ये दोनों सेल्स को गार्ड सेल्स कहा जाएगा, ठीक है। इसके अंदर में तुमको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और गार्ड सेल्स के अंदर में तुमको क्या दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर वैक्यूल्स देखने को मिलेगा और न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, समझा कि नहीं। और ये वाला चीजों को क्या कहा जाता है, ये जो चीजें जो इसको चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, ये सब चीज को क्या कहा जाता है, ये बताओ। एपिडर्मिस कहा जाता है। देखो, कंपेयर करो प्लांट्स का जो ऊपर और नीचे वाला जो पार्ट होता है, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, यही एपिडर्मिस है, ये समझ में आया कि नहीं, एपिडर्मिस है दोनों तरफ। इसको इसके साथ रिलेट करो, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये डायग्राम देखो ध्यान से। तो यहाँ पे तुमको ये दिख रहा है, ये दोनों गार्ड सेल्स हो गया, और ये वाला जो बीच का गैप है, यही क्या है, स्टोमेटा है। और ये सब क्या है, ये सब एपिडर्मिस है, समझा कि नहीं, एपिडर्मिस है। और ये वाला गैप जो है स्टोमेटा हो गया, ओके, ये स्टोमेटा है।
तो यहाँ पे मार्किंग करने भी देता है कभी कभी कि वाला हिस्सा को क्या कहा जाता है, तो बीच वाला हिस्सा को स्टोमेटा कहा जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाए, इसको गार्ड सेल्स कहा जाएगा। अच्छा, गार्ड सेल्स क्या होता है, तो गार्ड सेल्स पेयर ऑफ सेल्स होता है जो क्या करता है, स्टोमेटल पोर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। अब ये कंट्रोल कैसे करता है, मान लो कि इसके अंदर में इसको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, CO2 लेना है, प्लांट को CO2 लेना है, तो आसपास से क्या होगा, इसके अंदर में वाटर भर जाएगा, इससे क्या होगा, ये टर्जिड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, फूल जाएगा, फूलने के बाद इसमें गैप जनरेट हो जाएगा और एक गैप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाएगा। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड घुस गया, इसको पता चल गया कि वो भर गया है, अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, क्या करेगा, जो भी वाटर ये लिया था ये फिर से आसपास में लीव कर देगा, लूज कर देगा, उससे क्या होगा, टर्जिडिटी खत्म, फिर से श्रिंक हो जाएगा और ये स्टोमेटल पोर को बंद कर देगा। समझ में आया ना, इस तरीके से स्टोमेटा गार्ड सेल्स काम करता है। और स्टोमेटा का मेन 2 फंक्शंस पूछा जाता है, ठीक, व्हाट इज स्टोमेटा, राइट इट 2 फंक्शंस। दो फंक्शन क्या हो गया, ये गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान, प्लांट्स के रेस्पिरेशन के दौरान जो गैसियस एक्सचेंज करवाना होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज करवाने में प्लांट्स को मदद करता है। 2 नंबर काम क्या करता है, ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। प्लांट्स में मान लो कॉन्टिन्यूअसली एसेंट ऑफ सैप होते रहता है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली प्लांट वाटर लेते रहता है। जब वाटर का मात्रा एक पॉइंट के बाद ज्यादा हो जाता है तो एक्सेस वाटर को ये क्या करता है, स्टोमेटल पोर खुल जाता है और उससे वाटर लूज हो जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो स्टोमेटल पोर जो है ट्रांसपिरेशन में भी मदद करता है। तो 2 फंक्शन हो गया इसका। इसके अलावा तुमको क्या याद रखना है, ये जो लीफ है उसके लोअर वाला पार्ट में ज्यादा प्रेजेंट रहता है ना, लोअर वाला पार्ट में ये लीव्स के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वहां ज्यादा प्रेजेंट रहता है ये स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। उसके अलावा ये कहाँ, स्टेम्स में और रूट्स में भी पाया जाता है थोड़ा मात्रा में, समझ गए ना। उसके अलावा हमें एक एक्टिविटी यहाँ देखना है, वो एक्टिविटी क्या समझाएगा हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तो उसके लिए हम लोग ये एक्टिविटी देखेंगे 6.2। एक्टिविटी 6.2 में 2 पॉटेड प्लांट्स लेंगे और दोनों को डार्क रूम में रखेंगे 3 दिन के लिए, ताकि उसका स्टार्च सारा खत्म हो जाए। फिर दोनों पॉटेड प्लांट को लाएंगे दोबारा, डायग्राम देख सकते हो है ना, ये पॉटेड प्लांट रहा, ठीक है, पॉटेड प्लांट पॉट्स लगा हुआ, डार्क रूम में रखेंगे 3 दिन और फिर उसको क्या करेंगे, 6 घंटा के लिए फिर से सनलाइट में लाएंगे। फिर उसको ग्लास के ऊपर में दोनों को रख देंगे पॉट को, ठीक है, और एक के सामने KOH रखेंगे, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, है ना। ये क्या है, ये तुम्हारा CO2 एब्जॉर्बेंट है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझा कि नहीं, ये CO2 के साथ रिएक्शन वगैरह कर लेता है और अलग कंपाउंड बना देता है, ठीक है। और एक के सामने में वो नहीं रखेंगे, है ना, वॉच ग्लास में KOH रख दिया, यहाँ पे नेक्स्ट वाला पॉट के सामने में नहीं रखेगा और दोनों को क्या करेगा, बेल जार से ढक देगा, दोनों को ढक दिया और नीचे क्या करेगा, जो गैप रह जाए ग्लास और बेल जार के बीच में वहां पे थोड़ा ये लगा देगा, वेस्लिन लगा देगा। वेस्लिन लगाने से क्या होगा, वो एयर टाइट हो जाएगा, यानी अब अंदर का एयर जो है बाहर नहीं निकल पाएगा ना, बाहर से एयर अंदर घुस पाएगा। क्या ये समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग कुछ देर के लिए इसको 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो तुम यहाँ पे नोटिस करोगे कि जहां पे KOH रखा हुआ है, जिस पॉटेड प्लांट के सामने KOH रखा हुआ है, वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन ना के बराबर होगा और यहाँ पे स्टार्च बहुत अच्छे से फॉर्म होगा। इसको वेरीफाई किया जा सकता है, कैसे करेंगे, सेम यही एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। एक पत्ता ये करेंगे, निकालेंगे, उसको पहले वाटर में बॉईल करेंगे ताकि उसका सेल वॉल टूट जाए, है ना। उसके बाद फिर उसको अल्कोहल में डाल करके उसको वाटर बाथ से गर्म करेंगे, है ना, पूरा खदकने देंगे, इसको बॉईल होने देंगे। बॉईल होने से क्या होगा, ये पूरा जो अल्कोहल है वो ग्रीन हो जाएगा, सारा क्लोरोफिल निकल आएगा। फिर क्या करें, दोनों जो पेड़ है ना उसका एक पत्ता लेंगे और अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक में तुम देखोगे, दोनों में सेम परफॉर्मेंस करना है। मैं एक पत्ता के लिए बताता हूँ, सेम पत्ता के दूसरा पत्ता के लिए रिपीट करना है ना। एक पत्ता को पहले क्या करना है, पहले उसको गर्म पानी में रखना है, ठीक है, गर्म पानी में रखना है। फिर क्या करना है, सेल वॉल हल्का टूट जा मतलब लूज हो जाएगा, फिर उसको अल्कोहल में डाल के अल्कोहल में डालना है, नीचे में वाटर बाथ देना है, गर्म करना है, उसको पूरा बॉयल होने तक गर्म करते रहना है। उससे क्या होगा, इसका सारा जो क्लोरोफिल है वो निकल आएगा, मतलब अल्कोहल हरा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको जो ये पत्ता है
इसको फिर आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालना है। तो पहले वाले केस में, यानी पहला वाला केस में अगर हम ये वाला पत्ता निकाल करके हम इसमें डाला तो इसमें ब्लू, डार्क ब्लू कलर शो नहीं करेगा। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि पत्ता में स्टार्च नहीं है। समझा कि नहीं? और दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला पत्ता को निकाल के ही सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और अल्टीमेटली जो पत्ता निकलेगा उसको आयोडीन में डालेंगे तो वो देखेगा कि डार्क ब्लू कलर का पत्ता डार्क ब्लू कलर का हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड वाले पत्ते में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। तो इससे हमें समझ में आता है कि CO2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए CO2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या ये बात तुम्हें समझ आया? अच्छा, ये जो KOH है क्या करता क्या है पता है तुम्हें? रिएक्शन तो देखो, ये KOH जो प्रेजेंट रहता है, KOH ये CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? ये K2CO3 फॉर्म कर देगा, पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्म कर देगा। समझ में आया ना बात? पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देगा इससे। और साथ ही साथ अभी देखो ये एक तरह का ये बेस है। क्या है? KOH एक बेस है। और ये क्या है? ये नॉन मेटल ऑक्साइड यानी एसिड है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा। दूसरा चीज जो बनेगा वो क्या है? वो वाटर है। तो यानी जो CO2 है जो प्लांट्स को मिलना चाहिए था वो KOH खुद यूज करके वो रिएक्शन करवाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ये CO2 एब्जॉर्बेंट है। ये सब एब्जॉर्ब करके खुद रिएक्शन कर लेता है और ताकि प्लांट्स को वो चीज नहीं, इसकी वजह से प्लांट्स को CO2 नहीं मिलता है, इसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है और इसी वजह से स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होता है उस केस में। समझ आया ना? उसके बाद एक एक्टिविटी तुम लोग खुद से कर सकते हो है कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्क रूम में रख देते हो तो क्या होता है? स्टार्च फॉर्मेशन बंद होता है ना। एक पत्ता निकाल लेना, इसका टेस्ट कर लेना, पता चलेगा कि वो पत्ता जो है आयोडीन टेस्ट शो नहीं किया। आयोडीन टेस्ट का मतलब क्या? वो डार्क ब्लू कलर नहीं बनाएगा। इसका मतलब क्या है? लाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अभी देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि ऑटोट्रॉफ्स अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना कैसे फुलफिल करता है, ये पढ़ा हमने फिर क्या पढ़ा? बट दे नीड खाली एनर्जी रिक्वायरमेंट, खाली ग्लूकोज बनाने से क्या प्लांट सरवाइव कर जाएगा? नहीं करेगा। उसको क्या चाहिए होगा? उसको दूसरा रॉ मटेरियल चाहिए होगा अपना बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, है ना। रॉ मटेरियल जैसे नाइट्रोजन चाहिए होगा, है ना। रॉ मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, है ना। ये सारे जो मिनरल्स है ना, ये सब चाहिए होगा अपना बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें उसको कैसे मिलेगा? तो ये सब चीजें उसको सॉइल से मिलेगा, है ना, सॉइल से मिलेगा। तो नाइट्रोजन जो है बहुत एसेंशियल एलिमेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या है? हाँ, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को ये चीज हम लोग बहुत ही कॉमनली, ये क्लास 8 में मिला हुआ है, 7 में मिला हुआ है, 9 में मिला हुआ है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये टर्म बहुत ही पॉपुलर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। इससे क्या करता है प्लांट्स? देखो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ये नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? उसको प्लांट्स नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में ही यूज कर सकता है ना। तो लेकिन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में डायरेक्टली अवेलेबल तो नहीं रहता है नाइट्रोजन तो N2 के फॉर्म में रहता है नेचर में, N2 के फॉर्म में, और ये फॉर्म प्लांट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए कुछ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया चाहिए होता है ना। या फिर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज है, वो क्या करता है, साइनोबैक्टीरियाज है, वो क्या करता है, वो ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जब ये कन्वर्ट हो जाता है तब जाके प्लांट्स उसको यूज कर पाता है। समझ में आया ना। और एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके ऊपर अगर लाइटनिंग होता है नाइट्रोजन के ऊपर तो वो भी नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो सॉइल में गिरता है, फिर वो सॉइल जो है प्लांट्स नाइट्रेट्स को यूटिलाइज कर सकता है। तो ये दो तरीका हो गया जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर मान लो एक सॉइल का नाइट्रोजन खत्म हो गया है तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा? उसको फिर आर्टिफिशियली उसे क्या फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, NPK, है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, है ना। ये फर्टिलाइजर्स दोगी तभी जाके वो जो सॉइल है वो उसमें प्लांट्स ग्रो कर पाएगा, है ना। तो ये जो है ये आर्टिफिशियल तरीका अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये बाद में बहुत सारा मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट करता है। इसलिए नेचुरली
क्या करना चाहिए जब भी सॉइल एक प्लांट तुम ग्रो करते हो उसके बीच में तुम्हें लेगुनस प्लांट्स ग्रो करना चाहिए, है ना। पी प्लांट्स हो गया, ये सब प्लांट जो छोटा छोटा प्लांट्स होता है उसको ग्रो करोगे तो उसके रूट प्रोड्यूस के अंदर में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये क्या करता है, सॉइल का जो भी एक्सेस जो नाइट्रोजन यूटिलाइज हो चुका है उसको दोबारा सॉइल में रिप्लेनिश कर देता है, ताकि दूसरा बार जब प्लांट ग्रो करोगे तो प्लांट अच्छे से उगे। समझ आ गया बात? हाँ, तो आज क्या खत्म करें क्लास को? ओके ठीक है, तो आज क्लास खत्म करते हैं। बाय बाय।